हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका डेफिनेशन गुरु। आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट की। जी हाँ, इनकम टैक्स एक्ट में 80C जो हमें 1.5 लाख तक का टैक्स रिडम्पशन देता है, छूट देता है। जो लोग टैक्स भरते हैं, जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, चाहे वो ऑनलाइन भरते हैं, चाहे वो सीए से भरवाते हैं, उनको पता होगा 80C उन्होंने सुना होगा। 80C सेक्शन बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक छूट दी हुई है 1.5 लाख तक की, जिसमें हम अपने कुछ निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर्स कर सकते हैं, खर्चे कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख तक का है। वो हमें छूट मिलती है। सपोज आप 10 लाख रुपए कमाते हैं और अगर आपने 1.5 लाख तक की कुछ एक्सपेंडिचर्स, कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो स्पेसिफिक है एक्ट के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा, वो अगर की हुई है तो आपको 1.5 लाख ना होकर, आपको सॉरी 10 लाख ना होकर, उसमें से 1.5 लाख की छूट मिलकर 8.5 लाख के ऊपर आपको इनकम टैक्स लगेगा। तो अब हम जानते हैं कि इसको कौन कौन ले सकता है, किस किस पे इम्प्लीमेंट होता है ये। बेसिकली कोई इंडिविजुअल, आप मैं कोई भी इंडिविजुअल अगर हम रिटर्न भरते हैं, हमें 80C की छूट मिल सकती है, एग्जेम्पशन मिल सकता है। लेकिन कोई कॉरपोरेट, कोई ग्रुप, उसमें 80C का कोई प्रोविजन नहीं है। तो इसमें एक ही चीज जानने की है कि ऐसे कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं जिन्हें हम कर कर 1.5 लाख तक की छूट इनकम टैक्स की ले सकते हैं। सबसे पहले तो पीपीएफ। जी हाँ, पीपीएफ अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हम छूट ले सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो 31 मार्च तक मानी जाती है। उसके बाद की इन्वेस्टमेंट फिर वो अगले फाइनेंशियल ईयर में चली जाती है। पीपीएफ है, एनपीएस है। अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा करा रहे हैं, एलआईसी का, किसी भी तरह का, कोई पेंशन स्कीम का है, कोई लाइफ इंश्योरेंस का है, कोई मेडिकल इंश्योरेंस का है, कोई भी इस तरह का प्रीमियम जमा कराते हैं, वो भी 80C के अंतर्गत आता है, उसमें एग्जम्पशन मिलती है। आप होम लोन लेते हैं, जब हम उसका इंस्टॉलमेंट्स, ईएमआई जमा कराते हैं, उसके अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जानने वाली बात है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर हमें वो 80C के दायरे में आता है। एनएससी है, सुकन्या समृद्धि है। सुकन्या समृद्धि जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, इसमें एक अच्छा इंटरेस्ट मिलता है और वो स्पेशली गर्ल्स के लिए है। ये 80C के अंतर्गत आता है। एफडी है, अगर हम फिक्स डिपॉजिट कराते हैं और कम से कम भी 5 साल तक उसको मेंटेन करते हैं, अगर हम 5 साल तक उसको मेंटेन करते हैं एफडी को, उसके बाद जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, जो हमें बेनिफिट मिलता है, वो भी 80C के अंतर्गत आता है। तो ऐसे और बहुत सारे हैं, जैसे इक्विटी बेस्ड जो है म्यूचुअल फंड्स हैं। सपोज आप जॉब करते हैं, आपकी सैलरी ज़्यादा है, आपको इन्वेस्टमेंट दिखानी है, तो इक्विटी बेस्ड जो है वो म्यूचुअल फंड्स आप ले सकते हैं। कोई भी ले सकता है, आप में कोई भी ले सकता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें लॉक इन 3 इयर्स का होता है, यानी 3 साल तक आप उसको पैसे को नहीं निकाल सकते। वो भी 80C के अंतर्गत आता है। अगर आप नेशनल डिफेंस फंड्स के अंदर, नेशनल डिफेंस की कोई स्कीम, कोई चैरिटी है, या पीएम नेशनल रिलीफ फंड है, उसमें आप देश के प्रति समर्पित हैं, उसमें कोई चैरिटी करते हैं, कोई इस तरह का खर्चा करते हैं, तो ये सब आपको 80C के अंतर्गत आता है। अगर कोई डिसेबल पर्सन है, आपके घर में कोई डिसेबल है, आप उसके ऊपर कोई खर्चा करते हैं, उसके अंदर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट के अंदर छूट देता है। सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी छूट दी जाती है, उनकी कोई पेंशन स्कीम है, अगर उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं भी ले रखा, तब भी उनको 50,000 रुपये तक के खर्चे तक की छूट, दवाई के हिसाब से या हॉस्पिटल में जो भी होता है, 50,000 पर एनम। ये जो सारी स्कीम्स मैंने आपको बताई हैं, ये सारी पर एनम है। 31 मार्च से पहले पहले आपको सबमिट करना पड़ता है। अगर आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको आई थिंक जनवरी तक डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ते हैं, सब बताना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद 2 महीने फिर वो टीडीएस के लिए कंपनीज वगैरह लेती है। तो कुल मिला के ये बहुत एक इंटरेस्टिंग, बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसके ऊपर जो मेरा मतलब बताने का था सिर्फ आज यही था कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंडिचर्स कर कर हम इनकम टैक्स एक्ट के 80C में रिबेट पा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये समझाने में कामयाब हो गया हूँगा। थैंक यू।